हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी हम सफर स्टार्ट करते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। उसने हमें एटम की जे थॉमसन ने जो मॉडल के बारे में बताया था एटम के, कि एटम का जो सारा पार्ट पॉजिटिव है और उसके अंदर कहीं पे इलेक्ट्रॉन इमर्ज है, उसको रॉन्ग प्रूफ करके उन्होंने बताया कि एटम के अंदर सारा पार्ट पॉजिटिव नहीं है, एटम के अंदर बहुत माइन्यूट पार्ट के अंदर पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं मानूं कि ये एटम है, अगर हम अज्यूम करें कि ये एक एटम है, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो उसका सारा पॉजिटिव पार्ट है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि सारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव पार्ट में आते हैं, वो सारे एक बहुत छोटे से और डेंस पार्ट में मिलता है। उसे हमने न्यूक्लियस कहा। मतलब उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटे से पार्ट में किसी एक एटम का न्यूक्लियस होगा और उसी में ही उसका सारा पॉजिटिव पार्ट होगा। ऑल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, all positive part of atom are in center ओके। और उन्होंने ये भी कहा कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये कहा था रदरफोर्ड ने और ये हमने प्रूव भी किया है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन मूव्स electron move in circular motion in the atom। ओके, एक सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके, ये हमने पूरा पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। आई होप ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में क्लियर होगा कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के तो ड्रॉबैक भी देख लिए हमने, पॉस्टुलेट्स भी देख लिए, और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और जो सारा पॉजिटिव पार्ट होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में होता है हमारे पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कंक्लूड कर सकते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर मोशन में एटम के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जो बेस्ट मॉडल है एटम का वो अभी तक डिस्कवर हो चुका है। और आई थिंक हमें अब थोड़े से मॉडल के बारे में ना डिस्कस करके हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम अभी समझेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, यूनिट कन्वर्जन सीखना है हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने कल बात करी थी कि जो एटम है, जो न्यूक्लियस है वो है 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम है वो है हमारे पास में 10⁻⁻10 मीटर, राइट। ये दोनों है। तो इतने इस लेवल पे बात करने के लिए हमें इसको कन्वर्जन करना आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या हम बार बार इस इतनी बड़ी डिजिट में, हाँ ये लिखने में छोटा लग रहा है, बट हम हमेशा इसी बड़ी बड़ी डिजिट्स में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अब उन डिजिट्स में जिसमें एक्चुअली एटम्स को मेजर किया जाता है। कि भाई मीटर तो समझ में आ रहा है, मीटर के अलावा हम ऐसी कोई चीज ले सकते हैं जिसमें एटम को मेजर भी कर सके और जो डिजिट्स हो वो इजीली लिखी जा सके। इजीली मतलब जैसे 12, 15, 16, ये मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट हो सके कोई चीज, तो उसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में हम क्या समझते हैं, यूनिट कन्वर्जन में हम समझते हैं कि भाई कोई मीटर में है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। मीटर को जैसे अभी ये 10⁻⁻15 मीटर, तो उसको एक सिंप्लीफाई यूनिट में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसको हम पूरा देखेंगे अभी यूनिट कन्वर्जन में। देखो मीटर से कुछ बड़ा भी हो सकता है और मीटर से कुछ छोटा भी हो सकता है। छोटा जैसे एटम, बड़ा 1 मीटर से बड़ा किलोमीटर, हमें पता है किलोमीटर से बड़ा कुछ होगा, तो हमें मीटर से बड़ा और मीटर से छोटा देखना है। ओके, तो मीटर से छोटे पे जाएं अगर हम, तो मीटर को मिड में मान लिया मैंने, जैसे इसको ना अच्छे कलर से लिख लेते हैं। मीटर को मैंने रख दिया मिड में, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मीटर से छोटे पे बात करें तो मीटर से छोटा आता है डेसीमीटर। उसके बाद आता है सेंटीमीटर। देखो मीटर लिखा है मैंने, है ना, ये है मीटर, स्मॉल लिख लेती हूं मैं। ठीक है, उसके बाद है डेसीमीटर, DC लिखते हैं अपन, या DM लिखो, DM स्मॉल में, डेसीमीटर।
ठीक है, डेसीमीटर। ओके, फिर है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब मुझे इनको इन डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा, माइक्रोमीटर, नहीं मिलीमीटर लिखते हैं पहले, मिलीमीटर, एम स्मॉल एम, उसके बाद आएगा माइक्रो, माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे क्या, इस तरफ, हाँ ग्रेट। उसके बाद आएगा माइक्रोमीटर, म्यू एम। उसके बाद आएगा पिकोमीटर, पहले लिखो नैनो, नैनोमीटर, एन एम, और उसके बाद आएगा पिकोमीटर। अब मेरे को, मैंने इन सबको रिप्लेस क्यों किया है, ताकि मैं आपको एक इजी ट्रिक बता सकूं इनको याद करने की। अभी आपने देखा होगा, मैंने कहा नहीं नहीं ये आएगा, कैसे, मुझे कैसे पता है, मैंने एक ट्रिक बना रखी, 10 टू पावर, मतलब अगर मैं मीटर को 1 दे दूं, 1 मतलब 10 टू पावर 0, 1, किसी की भी पावर 0 1 होती, तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -1। ओके, इसको किसी और पेन से लिखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा ले, ये वाला लेते हैं। हाँ, इसको लिखते हैं 10 टू पावर -1। ओके, इसको लिखेंगे 10 टू पावर -2, इसको लिखेंगे 10 टू पावर -3। यहां तक हम चलेंगे ऐसे, थोड़ा और इधर ले आते हैं इसको, मिड में रख लेते हैं, हाँ परफेक्ट, हाँ ठीक है। 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -4, अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 10 टू पावर -3 के बाद 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12। मतलब अगर मेरे पास में 1 मीटर है तो वो 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 टू पावर -6 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, और 10 टू पावर -12 पिकोमीटर के बराबर होगा। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम कुछ बड़ा हुआ तो कैसे करेंगे, तो इस मीटर को डाल दो बीच में, चलो दोनों यहीं पे लिखते हैं, मीटर को रखा बीच में, मीटर m, जिसको हमने लिखा था 1, और 10 टू पावर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, अब देखो मीटर आ गया मेरे पास में। अब इसको ना इससे बड़ी यूनिट पे चलते हैं, इससे जो बड़ी यूनिट है ना मेरे पास में, उन पे चलते हैं। अब इससे बड़ी यूनिट क्या होगी, डेकामीटर। डेकामीटर। अब देखो, जो चीजें छोटी है ना, जो मीटर से छोटी है, उनको मैंने ना छोटे फॉर्म में लिखा है, ये देखो, डेसीमीटर स्मॉल लेटर यूज किए मैंने, है ना। जब भी मीटर से छोटा होगा तो हम स्मॉल फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं। जब मीटर से बड़ा आ जाएगा तो हम बड़े अल्फाबेट यूज करेंगे। डेकामीटर, ओके, ये कितना होगा, डेकामीटर हो गया। उसके बाद किलोमीटर, ठीक है, ऐसे करके हम और बना सकते हैं, जैसे किलोमीटर के बाद टेरामीटर, गीगामीटर, ऐसे लिखना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, किलोमीटर, किलो के बीच में डाल दो हेप्टा पे, हेप्टामीटर, हेप्टामीटर, हेप्टामीटर के बाद किलोमीटर, किलोमीटर के बाद डालो टेरामीटर, और उसके बाद डालो डेकामीटर। टेरा हो गया, हेप्टा हो गया, डेका हो गया, किलो हो गया, मेगामीटर। ठीक है, इनको ना अपन डिनोट करेंगे बड़े बड़े लेटर से। ओके, जो भी बड़ा कैपिटल लेटर आएगा उनसे डिनोट करेंगे इन सबको। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, किलो हो गया, टेरा आ गया, मेगा आ गया। ठीक है, गीगा रह गया, गीगा भी लिखते। चलो ठीक है, डेसी को समझो, डेसी कितना हो गया अपने पास में, 10 टू पावर 1 हो गया है। ये देखो, वो -1 था, ये 1 हो गया। हेप्टा कितना होता है अपने पास में, 10 टू पावर कैपिटल 2, इसको बोलेंगे डीएम, इसको बोलेंगे एचएम, हेप्टामीटर। हेप्टामीटर के बाद किलोमीटर तो हमको पता ही है, 10 टू पावर 3, ये हो गया अपने पास में किलोमीटर। किलोमीटर के बाद बात करेंगे हम
टेरामीटर और मेगामीटर। ये टेरामीटर देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो इसको 6 को समझने के लिए हम एक और बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेगामीटर। तो चलो ठीक है, इसको मेगा को बीच में रखो, बिल्कुल सेम बना लेते हैं। मेगामीटर, मेगामीटर देखो 10 टू पावर ये -6 है ना, इसको 10 टू पावर 6 कर दो, बन गया। अब रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गीगा, गीगा हो जाएगा हमारे पास में, गीगा आ जाएगा 10 टू पावर हमारे पास में 9, और उसके बाद में हम टेरामीटर लग देते हैं सबसे लास्ट में। टेरामीटर हो गया हमारे पास में 10 टू पावर 12। हाँ देखो रिलेट कर सकते हो, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर +1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर +2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर +3, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर +6, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर +9, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर। तो इससे हमें पता चला, देखो यहां से यहां तक का एक एक का डिफरेंस है, और फिर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल क्या लिखा हुआ है मैंने। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इनको याद करने की भी ट्रिक है अपने पास में। अगर आपको नहीं याद हो रही है इस तरीके से, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है अपने पास में, किंग हेनरी ड्रिंक, किंग हेनरी डजंट, इसको लिखो यूजुअली, यूजुअली मतलब जिसको जो यूजुअल है, जो यूजुअल है, या यूनिवर्सल, यूजुअल तो नहीं लिख सकते, यूनिवर्सल, इसको लिखेंगे हम यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल, किंग हेनरी डजंट ड्रिंक, डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जो हमारे यूज आ रहा है, या जिसमें 1 का डिफरेंस है, उसके पास हमारे पास में ट्रिक है। उसके बाद आपको 3 चेंज करके आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ट्रिक है टू यूटिलाइज, और वी कैन से कि टू यूज दिस यूनिट कन्वर्जन। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। एक बार देख लो, एक बार उतार लो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन के, थोड़े से यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, तो पहले इससे पहले हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अपने पास में जो ना न्यूक्लियस की ही बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या है, 10 टू पावर -10 मीटर, न्यूक्लियस सॉरी एटम का है ये। न्यूक्लियस को अगर कंसीडर करना पड़े तो मैं क्या बोलूंगी, अपने पास में कितना है, 10 टू पावर -15 मीटर। मैं आपको बोलूं उसे मुझे पिकोमीटर में कन्वर्ट करके दो, 10 टू पावर -12 को मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके दो। तो आप क्या करने वाले हो, इसको मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मुझे क्या पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होता है 10 टू पावर -9 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर, ठीक है। अगर 10 टू पावर -9 नैनोमीटर होते तो इसको तोड़ लो, 10 टू पावर -12, पहले इसको, ये मीटर में है तो इसको नैनोमीटर में लेके आओ, तो 12 क्या लिखूंगे, 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9 मीटर। और ये क्या है, ये तो नैनोमीटर है ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ 10 टू पावर -3 नैनोमीटर, है ना, ये कहा जा सकता है। तो मतलब अगर मुझे मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, मेरे पास ये है। एक और ट्रिक समझते, चलो मैं आपको बोलूं 10 टू पावर -8 को, 8 आपको दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर में, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर है, उसको आपको ले जाना है किसमें, उसको आपको ले जाना है किलोमीटर में, ले जाया जा सकता है। पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 टू पावर -2 मीटर होता है, राइट। तोड़ो इसको, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो 10 टू पावर -8, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा ये सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, अगर मैं इसको, हाँ
अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये कितना होगा 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, मीटर तक आ गया मेरे पास में। 10 टू पावर माइनस 10 मीटर को हम किस तरीके से ले जा सकते हैं, किलोमीटर में मुझे ले जाना हो तो इसको 10 टू पावर, चलो ठीक है किलोमीटर में ले जाना है। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 3 किलोमीटर, राइट। ये मेरे पास में मीटर है, इसको मुझे किलोमीटर में करना हो तो 10 टू पावर माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। अब देखो मीटर को ना हम 10 टू पावर माइनस 10 जो मीटर आया है उसको मैं क्या रख सकती हूँ, उसको मैं रख सकती हूँ 1 10 टू पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। 10 टू पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो जब भी हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो हम उसकी पावर जो होते हैं वो एंगस्ट्रॉन में रखते हैं, या उसकी जो साइज है उसको एंगस्ट्रॉन में रखते हैं। जैसे हमारे पास में 3 एंगस्ट्रॉन है, 3 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या है, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। और उसके बाद में इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे नैनोमीटर में करना है, मुझे पिकोमीटर में करना है, सब हो जाएगा, ठीक है। अगर जब भी आपके पास मोस्टली अगर किसी एटम की साइज आएगी तो वो किसमें आएगी 10 टू पावर माइनस 1 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, और उसको हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉन में। तो ये हमारे पास में किसका कन्वर्जन है, ये हमारे पास में पूरा यूनिट का कन्वर्जन है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल कि यूनिट को कन्वर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। एक बार देख लो, उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। चलो अब अपन टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रेडिएशन क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने हमारे चारों तरफ देखा है, जैसे फोन हो गया, वाईफाई हो गया, फोन है, वाईफाई है, और बहुत सारी माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, इन सब के अंदर अलग अलग तरह की वेव्स होती है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे फोन है तो इंफॉर्मेशन, ठीक है, वाईफाई है तो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव यूजुअली यूज आता है फूड के लिए, ठीक है, इंडक्शन भी यूजुअली यूज आता है फूड के लिए। और अगर इसमें ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने, इसको अगर देखा जाए तो देखो लाइट है, लाइट बल्ब, ये रोशनी के लिए काम आता है, सूरज रोशनी के लिए काम आता है। एक्सरे मशीन, ये हमारी हड्डियों के बारे में बताती है कि हड्डियों में क्या प्रॉब्लम है, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो चमकते हैं। और सबसे पहले एएम मतलब रडार, आपको ये बताएगा कि भाई नेटवर्क कनेक्शन के बारे में, एफएम, टीवी, रडार जो भी है ये सब आपको नेटवर्क कनेक्शन के बारे में बताएगा। मतलब रेडिएशन सब है बट सब अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो इसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे कि कोई रेडिएशन है तो वो क्या काम कर रही है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये रेडिएशन तो है फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है, तभी ये अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है। अब ये रेडिएशन है हमारे पास, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। पहली बात तो ये रेडिएशन आ कैसे रही है, ये आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की रेडिएशन होती है जो अलग अलग तरह का काम करती है। कुछ रेडिएशन अच्छी होती है, कुछ रेडिएशन बहुत बुरी भी होती है हमारी बॉडी के लिए। कुछ रेडिएशन अभी हम बहुत यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उन रेडिएशन को। कुछ रेडिएशन जैसे यूवी रेडिएशन हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये ऐसा क्या फैक्टर है कि कोई रेडिएशन हमारे लिए अच्छी है, कोई रेडिएशन हमारे लिए बुरी है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम अभी चारों तरफ जो देख रहे हैं वो विजिबल रेडिएशन की वजह से देख रहे हैं, अच्छी है। अगर वो नहीं होती तो हमें नहीं दिखता, हमें कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वो सब विजिबल रेंज में आती है, उसी वजह से हम देख पाते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो आपको बताता है कि कौन सी रेडिएशन कहाँ पे बिलोंग करती है और कि इस वजह से वो ऐसा नेचर दिखाती है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, जब भी बनता क्यों है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन हमने पता कर लिया है। अब तो इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है शांति से बैठा रहेगा। अभी हमने कहा था कि एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो घूमता है तो जैसे ही आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा।
ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और उस वजह से एक एनर्जी निकलेगी या बोल सकते हैं एमिशन निकलेगा। जैसे माना मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर गया वाइब्रेट कर रहा है, देखो ठीक है, फिर वापस नीचे आया, वापस वाइब्रेट किया, ऊपर गया नीचे आया, वापस वाइब्रेट किया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो मतलब मैं ये कह सकती हूं कि इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलती है वो वाइब्रेट करता है वापस नीचे आता है, वाइब्रेट करता है वापस नीचे आता है। तो समराइज फॉर्म में अगर मुझे बोलना हो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस तरह की कुछ होगी, राइट? ऐसे कुछ बनेगी, नहीं दिख रहा है ढंग से, कलर दूसरा चेंज करते, हाँ कुछ ऐसी होगी, मतलब इसके साथ चल रही होगी ऊपर नीचे। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, अपनी पोजीशन से आगे पीछे जाता है, तो उस टाइम पर रेडिएशंस निकलती है। अब रेडिएशन कितनी तरह की होती है? रेडिएशन दो तरह की हो सकती है, एक मैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रेडिएशन हो सकती है। उन दोनों को मिला के जो बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे जो वेव बन रही है वो इलेक्ट्रिक वेव, और उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक वेव। उन दोनों को मिला के जो स्पेक्ट्रम बन रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो इसको पढ़ते हैं। एन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल produces electric and magnetic field perpendicular to each other and also the direction of propagation. These fields are transmitted the form of wave called electromagnetic waves and electromagnetic radiation. Electromagnetic wave, चलो इस डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आया, अब समझते हैं अपने तरीके से। कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली मूव कर रहा है तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ वो मूव कर रहा होगा, ये अगर मैं बात करूं ये है एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो मैंने अभी नीचे बनाया है किस तरीके से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में कौन सा फील्ड हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में एक फील्ड आ रहा होगा परपेंडिकुलर, जो क्या होगा, जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हमने अभी ही कुछ दिन पहले देखा था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड आ रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये उसकी परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में हमारे पास में क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये जिस दिशा में जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। और इस वेव से, इससे जो वेव बनती है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक वेव बन रही है, उसे हमने क्या बोलते हैं, उसे हमने बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग तरह की होती है। हमें हर एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहा होगा वाइब्रेट, वहीं पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसी और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, गया ऊपर गया, ठीक है, वो इतना तेज वाइब्रेट नहीं कर पाया, वो फिर वापस धीरे धीरे नीचे आ गया। मतलब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे कि वो कितना बढ़िया वाइब्रेट कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन अच्छे से फास्ट वाइब्रेट करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी वेव्स देखो, इसकी वेव्स ऐसे बनी है, इसकी वेव्स ऐसे बनी है, तो उनकी वेव्स भी डिफरेंट होगी, तो उनका नेचर भी डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरह की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रॉन कितनी फास्ट वाइब्रेट कर रहा है और कितनी फास्ट मूव कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम एक बार देख लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप कौन कौन से हैं। जैसे ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेव्स हैं और उनके टाइप्स हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उनके स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये जो है ना, सबसे पहले अपना काम किससे, अपन अपने काम की बात करेंगे। अपना काम है ये इतने छोटे से पार्ट्स, ये जो दिख रहा है ना यूवी और आईआर के बीच में, इससे काम है अपना, इसे बोलते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन मतलब ऐसा पार्ट जहां की जो लाइट्स है वो उसकी वजह से हमें कलर्स दिखते हैं। जैसे देखो ये कलर दिख रहे हैं ना, ये सारे ही होते हैं एनवायरनमेंट में, हमें यही दिखते हैं मोस्टली। तो विजिबल रीजन के अंदर जो सारे कलर होंगे उसकी वजह से हमें दिखता है। उसके अलावा बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे गामा वेव्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। फिर एक्सरेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम मतलब रेडियो है बोल सकते हो आप इसको, और लॉन्ग रेडियो। मतलब सबसे पहले आएगी, इसको अगर सिंप्लीफाई में लिखूं तो सबसे पहले आएगी गामा रेज, उसके बाद आएगी हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी होगी और सबसे कम वेवलेंथ होगी, ठीक है। ये देखो एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है और वेवलेंथ सबसे कम इसकी है, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारे पास में, रुको, उसके बाद में आएगा एक्सरेज, उसके बाद में हमारे पास में आएगा यूवी, फिर हमारे पास में आएगा आईआर, यूवी आईआर, इन दोनों के बीच में हमारे पास में होगा विजिबल, विजिबल के बाद में आएगा हमारे पास में आईआर, आईआर के बाद में आएगा हमारे पास में रेडियो। मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ। तो गामा रेज, सबसे पहले गामा रेज है, ये है गामा रेज, फिर है एक्सरेज, फिर यूवी, विजिबल, आईआर और रेडियो वेव। अब इसमें जो है ना, इसके अंदर ही हमारे सारे हैं, जो सारे कलर दिखते हैं हमें विबग्योर, हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में विबग्योर, वो विबग्योर हमें इसी में ही दिखेगा। तो मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। आज हम पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। कैसे पता चला? यहां से पता चला, देखो एनर्जी जितनी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ उतनी कम है, तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला आज हम लिख रहे हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसके अंदर अलग अलग तरह की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें गामा वेव्स होती है, एक्स रेज होती है, यूवी होता है, विजिबल होता है, इनके अलग अलग काम होते हैं। हम सब जानते हैं कि एक्स रेज कहाँ काम आती है, माइक्रोवेव कहाँ काम आती है, रेडियो वेव कहाँ काम आती है, और यूवी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमको देखने के लिए ही यूवी रेज काम आती है, ठीक है। तो आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्लियर है। अब स्पेक्ट्रम की भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।